हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फिजिक्स सक्सेस। आज हम लेके आए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे अकाउंटेंसी की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4। तो आज हम इसको भी वन शॉर्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर। 3 पेज का है, बस ये चैप्टर है। ठीक है। मेन पार्ट इसमें जो आता है वो है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन दोनों के मैं आपको फॉर्मेट सिखा दूंगा। क्वेश्चंस आप 2-4 अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है। बेसिक्स मैं इसके सारे क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी। सबसे पहले अब ये हमने जो लास्ट वन शॉट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब उसको समझते हैं। ठीक है। उसको समझते हैं, उसके अंदर वो क्या बताना चाह रहा है, क्या वो शो करता है, वो सबको हम जब समझते हैं ना, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो सब हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा में क्या लिख बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर समराइज्ड रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनीज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। एनालिसिस इन्वॉल्व द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग फर्म्स ऑपरेशंस। ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गए, ये सब का जो समराइज्ड फॉर्म होता है ना, एक मेल झोल की, इसके अंदर हम टोटल एंड इन दी एंड बताया क्या गया है, क्या ये हमें बताना चाहता है, क्या ये हमें इंटरप्रेट करके हम इसको समझ क्या पाते हैं, इसको देखकर वो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है। एनालिसिस द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा थ्रू द मैथोडेलिकल मैथडिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो रही है। ठीक है। मतलब बेसिकली बात बता रहा है कि अलग अलग मेथड को यूज़ करके एनालिसिस का मतलब, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल डाटा है उसका अलग अलग मेथड का यूज़ करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसके अंदर, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंप्लीफाइड डाटा। जो हमने डाटा को सिंप्लीफाई करा है उसका मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस, मतलब क्यों वो इम्पोर्टेंट है, वो सबको बताने का काम। अब रिलेशन क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। अगर हमने एनालिसिस कर दिया, इंटरप्रिटेशन नहीं करा, तो वो बकवास हो जाएगा, और हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया, एनालिसिस नहीं करा, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट एनालिसिस। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर अब क्यों हमारे लिए एनालिसिस ज़रूरी है और उस एनालिसिस के यूज़र्स कौन कौन होते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। Financial analysis identifies strengths and weaknesses by establishing relationships between item and in the balance sheet and statement of profit and loss। ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हमें स्ट्रेंथ करवाती है, मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में जो भी स्ट्रेंथ होते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेस की क्यों आया, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज आया तो उससे बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, कि क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या कौन से प्लस पॉइंट्स है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है, तो वो सब हमें बताते हैं एनालिसिस। अब की यूज़र्स और उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा एनालिसिस को कौन यूज़ करता है, फाइनेंस मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर कैसे यूज़ करेगा, मान लो एक कंपनी ने अपने फाइनेंस रिपोर्ट्स दिखाई, उसको एनालाइज करके फाइनेंस मैनेजर को दिखा दिया कि ये हमारे रिपोर्ट्स हैं, हमारे ने इतना ग्रोथ करा है, इतना हमने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ाया पिछले साल से। तो वो हमें बता देगा कि मैनेजर ने कैसे परफॉर्म करा है, वो बता देगा कि कहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ से ज़्यादा रिटर्न आएगा, कि कॉर्पोरेट की एफिशिएंसी कितनी है, फाइनेंशियल कंट्रोल टू टेक ओवर करेक्टिव एक्शंस, यानी कि सही करने वाले एक्शंस को लेने के लिए क्या क्या हमें फाइनेंशियल कंट्रोल्स लेने चाहिए। ठीक है। तो वो ये फोकस ऑन मैनेजरियल परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और फाइनेंशियल कंट्रोल टू टेक करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कैसे इस्तेमाल करता है इसको, इंटरेस्ट इन रिसोर्स एफिशिएंसी, इंटरेस्टेड इन रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी कि हमारे रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ हुए कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस सारे डिसीजन लेता है, तो वो पूरे कंट्रोल करे अपना जितना भी, हमारा जो भी रिसोर्सेज है वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, उस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो हमारा टॉप मैनेजमेंट लेता है। और ओवरऑल फाइनेंशियल साउंडनेस हमारी कैसी है, ठीक है, कि हमारे जो फाइनेंस है वो ढंग से है भी हमारे यहाँ पे, कि वो यूज़ हो रहा है लेकिन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो वो सब। फिर ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स कैसे होंगे। अब भैया अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, एनालिसिस में वो प्रॉफिट इंक्रीमेंट नहीं दिखा पा रही, तो क्रेडिटर कैसे मान लेगा कि मेरा पैसा इस कंपनी से रिसीव हो सकता है, मेरा पैसा वापस आ जाएगा इस कंपनी के पास से। ठीक है। तो इंटरेस्टेड इन फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जैसे कि लिक्विडिटी, मतलब बेसिकली बात है कि वो अपनी लाइबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं।
अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो ये मेरा पैसा वापस देगी, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए क्रेडिटर भी इसके अंदर इंटरेस्टेड रहता है, वो भी इसका यूज़र होता है। लेंडर्स कौन होते हैं? कंसर्न विद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब लेंडर्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स थे ये तो थे शॉर्ट टर्म के लिए, लेंडर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं कि हमने लंबे टाइम के लिए इनको पैसा देना है, क्या ये लंबे टाइम के बाद हमें विद इंटरेस्ट पैसा दे भी पाएंगे कि नहीं। तो वही सेम जो हमारा क्रेडिटर काम कर रहा है, सेम हमारा लेंडर भी काम कर रहा है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर फोकस ऑन करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन रिस्क एंड अर्निंग, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो रिस्क एंड अर्निंग का हमारा इम्पैक्ट है, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर अभी के टाइम पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये कितना हमको रिटर्न दे पाएंगे। तो उसके लिए भी हमारा जो इन्वेस्टर होता है वो इंटरेस्टेड रहता है, वो भी चेक करता है फाइनेंशियल एनालिसिस। लेबर यूनियन एक्सेस इफ कंपनी कैन अफोर्ड वेज इंक्रीजेस। लेबर यूनियन चेक करती है कि अगर कल को ये अपने वेज इंक्रीज को बढ़ाने की मांग रखे तो क्या कंपनी अफोर्ड कर पाएगी इसको या नहीं, ठीक है। तो वो लेबर यूनियन का होता है। फिर गवर्नमेंट एंड अदर्स। गवर्नमेंट वही चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टैक्सेशन को लेकर करता है, कि अगर गवर्नमेंट देखना चाहे कि इन्होंने इनका प्रॉफिट बढ़ा, क्या ये उस हिसाब से टैक्स बढ़ा के दे रहे हैं कि नहीं, इन्होंने टैक्स कम दिया है या इन्होंने कुछ टैक्स में चोरी करी, तो वो सब हमारा गवर्नमेंट देखता है। या फिर इन्होंने कुछ प्राइस बढ़ाया या कम करा, तो वो भी हमारा गवर्नमेंट चेक करता है कि किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज़ एनालिसिस फॉर प्राइस रेगुलेशन, टैक्सेशन एंड स्टडिंग इकोनॉमिक कंडीशन। वो हमारी इकोनॉमी जो है उसमें क्या कंडीशन चल रही है उसकी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू एक्सेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी के टाइम की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हमारा मेजर एक्सेस करने में मदद करता है। डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। हमारे जो अलग अलग फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो क्या अच्छे से काम कर रहे हैं, वो क्यों, क्या वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है पर वो इन्वेस्टमेंट हमारे किसी काम के नहीं आ रही, ठीक है। तो वो डिटरमाइन करने में मदद करता है। आइडेंटिफाई रीजंस फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फॉर और प्रॉफिटेबिलिटी। कि अगर कोई चेंज आ रहा है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में या हमारे प्रॉफिट में कोई चेंज आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से आ रहे हैं, कि क्या वो रीज़न इतने भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे डेट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। वही क्रेडिटर और लेंडर वाला पॉइंट कि क्या वो रीपे कर पा रहा है अपना पैसा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। तो बेसिक से टूल्स, 5 टूल्स हैं, पांचों के बारे में बात करने वाली है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर सबसे पहला टूल आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी बनाते कैसे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कि हम कंपेयर करने वाले हैं। किसको कंपेयर करेंगे? 2 सालों के, एक कंपनी के अंदर 2 सालों के डाटा को, ठीक है, आपस में कंपेयर करेंगे कि कितना डेविएशन आया, या फिर 2 कंपनी के बीच में भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू प्रिपेयर में क्या होता है? यहाँ पे देख लेते हैं। दी स्टेटमेंट शो हाउ फाइनेंशियल डाटा ऑफ फॉर 2 periods और मोर साइड बाय साइड टू इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो ट्रेंड और डायरेक्शन ऑफ चेंजेस स्टेप बाय साइड दिखा देते हैं 2 पीरियड के या फिर 2 कंपनीज के बीच में, तो वो हम कर सकते हैं कंपेरिजन, ठीक है। कैसे वो चेंज करा है, क्या ट्रेंड में चेंज आ रहा है, ये सब। स्टेप्स टू प्रिपेयर में सबसे पहला स्टेप है लिस्ट एब्सोल्यूट फिगर्स फॉर 2 years, find the absolute change, increase or decrease, calculate the percentage change using the formula this percentage change equals to absolute change upon में फर्स्ट ईयर एब्सोल्यूट फिगर्स इंटू 100। ये सब मैं सिखा देता हूँ, सिंपल सा हम बनाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनेगा। 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है, उस पर ध्यान मत देना, बस आप फॉर्मेट पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बनेंगे ऐसे 4 कॉलम, 4 और एक बड़ा वाला पर्टिकुलर्स का लास्ट में, ठीक है। अब हमें ऊपर क्या लिखना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिख देना हमें पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट ईयर, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर होगा। इसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर चलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी हमारा सबसे पहले ईयर होगा जो पहले साल आ रहा है। उसके बाद करंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है एब्सोल्यूट चेंज,
एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज इन एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, अब देखो अब इसको कैलकुलेट क्या कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमारे प्रीवियस ईयर का जो भी रेवेन्यू होगा वो सामने लिखेंगे करंट ईयर का रेवेन्यू। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाले को माइनस करके जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमें वो जो ऊपर फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके निकालनी है। ऊपर फॉर्मूला कि एब्सोल्यूट चेंज को फर्स्ट ईयर के एब्सोल्यूट फिगर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे निकलेगी आओ देखते हैं। ये जो एब्सोल्यूट चेंज रहेगा हमारे पास, ये वाला, इसको डिवाइड करना है इस वाले प्रीवियस ईयर के फिगर से, जो कि इसको हम फर्स्ट ईयर का फिगर कहते हैं। इससे डिवाइड करके इंटू 100 कर लो, फिर जो भी परसेंटेज में चेंज आएगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम से भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम टोटल इनकम दिखाएंगे, TI टोटल इनकम, फिर उसमें भी सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें सब में करना है। और ये हॉरिजॉन्टली, अब देखो ये जो काम कर रहा है ना, ये हमारा ऐसे राइटवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, राइटवर्ड्स जा रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा है। पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, तो ये राइट साइड जा रहा है, इसी वजह से हम इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगा, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक्सपेंसेस का टोटल दिखाएंगे, फिर उसको लेस करके दिखाएंगे एंड ऑल। आप फॉर्मेट एक बार इसका देखिएगा। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा, आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब फिर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम एक बेस मान लेते हैं और वो बेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ अलग ना बोला गया हो। These express each item as percentage change of a common base, allowing for easy comparison regardless of company size। ठीक है, कंपनी का कुछ भी साइज हो उसके लिए इजी कैलकुलेशन है, मतलब एक कॉमन बेस दे देंगे, कंपनी का क्या साइज हो क्या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक कॉमन सा बेस पकड़ो, उसके ऊपर अपना एनालिसिस करो। अब वो कैसे होगा मैं सिखाता हूँ। कॉमन बेसिस हम बैलेंस शीट का टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ ले सकते हैं एज 100, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले सकते हैं एज 100। ठीक है, तो ये दो कॉमन बेसिस होते हैं। अब कैसे होगा, जैसे कि ये अभी वो मैं समझाता हूँ। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है, यहाँ से परसेंटेज उन एब्सोल्यूट चेंज वगैरह सब हटा देना है और यहाँ पे लिखना है परसेंटेज चेंज इन फर्स्ट ईयर। यहाँ पे लिखेंगे, एक बार साइज थोड़ा सा पतला करता हूँ। परसेंटेज चेंज इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कौन सा है, ये वाला ईयर। और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन सेकेंड ईयर। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस कॉन्सेप्ट समझो। अब इसके अंदर जो भी चेंज होएगा वो उसको परसेंटेज में दिखाना है हमें इस वाले कॉलम के अंदर, और जो करंट ईयर में चेंज होएगा वो हमें सेकेंड ईयर में दिखाना है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको एक बार कैसे होगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कुछ अमाउंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे रखा है 100। ठीक है, करंट ईयर में 120 है। इसका परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज बिल्कुल सेम रहेगा, परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें 100 को डिवाइड कर देना है RFO से ही, RFO को बेस लेके चल रही है। ठीक है, तो 100 को 100 से डिवाइड करके करोगे 100 आएगा, सेम विद 120 100% आएगा। ठीक है, अब अदर इनकम, फॉर एग्जांपल अदर इनकम इस केस में हमारी 50 और इस केस में हमारी 70 या 60 मान लेते हैं, 60 या इसको मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, ईजी रहेगा। ठीक है, 30 है। तो इस केस में हमारा क्या होएगा, हमें 50 को डिवाइड करना है 100 से, और ऐसी जो भी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल टोटल इनकम यहाँ पे 150 बन जाएगी। इस 150 को हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, जितनी भी अलग अलग वैल्यू आएगी नेक्स्ट वैल्यू सबको हमें RFO से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कितना परसेंटेज चेंज आ गया 50%, इसमें कितना आ गया 150%। ठीक है, तो ऐसे करके दिखाना होगा। सेम इसके अंदर 30% को किससे डिवाइड करना है 120 से, और 30 को 120 से डिवाइड करना है। 120 से डिवाइड करके आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसका टोटल करो 150 का टोटल करके कितना परसेंटेज चेंज आ गया, ये अराउंड 125% चेंज। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा वो सब हमें ऐसे दिखा देना है, और जो भी नेक्स्ट वाला चेंज आएगा सबका हमें कंपैरिजन करना है अपने
बेस से। बेस हमने क्या लेकर रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मेट यही है, ये याद करके चले जाना एग्जाम में, याद नहीं हो रहे है तो बस इतना याद रख लो कि 5 कॉलम बनते हैं, बाकी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के, ठीक है, बट कोशिश करो याद हो जाए। फिर हम आते हैं अपने थर्ड टेक्निक के ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, अ टेक्निक फॉर स्टडिंग operational results over a series of years by observing percentage changes over the time against a base year, ठीक है। एक बेस ईयर को लेकर हम चलते हैं ओवर द टाइम, अलग अलग साल के जितने भी हमारे जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है या कुछ और आ रहा है, उसको हम बेस ईयर के कंपैरिजन में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बेस ईयर है 2011 मान लेते हैं, और 2011 में हमारा प्रॉफिट हुआ था 200 करोड़, 200 करोड़। हमारा 2012 में जो भी प्रॉफिट होगा मान लेते हैं 210 करोड़। हमारा 2000 मान लो 15 में जो प्रॉफिट हो गया 300 करोड़। तो जितने भी ये सारे प्रॉफिट्स हैं, हम सबको इस बेस ईयर से 2011 के बेस ईयर से हमें कंपेयर करके चलना होगा, ठीक है। तो वो जो भी ट्रेंड आएगा ना हमारा, कि कभी इंक्रीज़ हुआ कभी डिक्रीज़ हो गया प्रॉफिट, तो वो सब हमारा ट्रेंड एक कॉमन बेस ईयर को लेके चलेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर आता है रेशियो एनालिसिस, ये पूरा एक सेपरेट हमारे बुक के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर बना दिया रेशियो एनालिसिस, जो कि है सिंपल बट फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, ठीक है। उसका भी नेक्स्ट वन शॉट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस क्या बोलता है, हमारे बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूज़ होती है जिससे हम रेशियोज़ बना के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सी क्वांटिटीज़ एग्जैक्ट रेशो में है, आइडियल रेशो में है कि इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट रेशो जो होता है हमारा, वो हम करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी होता है, वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि जब हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लाइबिलिटी से डबल होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। वो आइडियल रेशियो माना जाता है। तो ये रेशियो एनालिसिस हमें बताता है कि क्या हमारी वो करंट एसेट्स हमारे करंट लाइबिलिटी से डबल है कि नहीं, ठीक है। डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी, ठीक है। तो वो सब है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक अलग से हमारा रेशियोज बनते हैं काफ़ी सारे, सॉल्वेंसी के अलग बनते हैं, एफिशिएंसी के अलग बनते हैं, तो वो सब हम अगले चैप्टर में समझेंगे। फिर आता है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस वही जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इस सब का जो एनालिसिस होता है वो हमारा कैश फ्लो एनालिसिस में होता है। इसके लिए भी चौथा चैप्टर अलग है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में कवर करेंगे। एनालिसिस द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैश कितना आ रहा है कितना हमारे पास से जा रहा है, वो सब हमारा कैश फ्लो एनालिसिस में आ जाता है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस, अब वही चीज़, हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, वाइल यूजफुल फाइनेंशियल एनालिसिस इज लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देमसेल्व्स, ठीक है। अब क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशन है, सबसे पहले इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, हमारे प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, इसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना वही हिस्टोरिकल कॉस्ट का मेथड लेके चलेगा, तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग पॉलिसीज वही, मिसलीडिंग रिजल्ट्स कैन ऑकर इफ अ फर्म चेंजेस इट्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स लाइक डेप्रिसिएशन मेथड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हम करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो उस टाइम पे हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा आता था, लेकिन अब हमारा कम आएगा, ठीक है। इनिशियल ईयर में ज़्यादा लेकिन बाद के साल में कम, ठीक है। तो वो जो अब भी हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में चेंज करेंगे उसकी वजह से हमारे रिजल्ट में चेंज आ सकता है। अगर अब हम कम डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, हम पहले ज़्यादा कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट कम दिखता था, ठीक है। फिर आता है मॉनेटरी बेसिस। मॉनेटरी बेसिस यानी कि सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करता है, क्वालिटेटिव नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। वही चीज़ जो लास्ट क्लास में से कही थी, मारपीट हो रही है हमारे लेबर के साथ, उसके साथ अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को ये कंसिडर करता ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ों को कंसिडर करता है। फिर हिस्टोरिकल नेचर, स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट पोजीशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नॉट नेसेसरी करंट मार्केट वैल्यूज़। ये वही पुराने जो भी हमने जब ख़रीदा था, फॉर एग्जांपल मशीन, जो मैंने एग्जांपल दिया था, मशीन 1 लाख की खरीदी थी, वो डेप्रिसिएशन लग के अगर आज 80,000 की भी है, बट मार्केट में तो उसकी वैल्यू 60,000 ही है, तो हमने तो ज़्यादा दिखा रखा है, ठीक है। बट उतने को हमारे पास है ही नहीं असलियत में, उसकी वैल्यू कुछ और है, एंड दिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, वन शॉट में इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे रेशियो एनालिसिस के साथ।
तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे एक अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा। आपके साथ 1-on-1 लाइव इंटरेक्शन होएगा, आपके डाउट्स सॉल्व होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होएगी, इतना तो 100% है। और एक और चीज़, उस टाइम पे मैं आपको वैसे पढ़ा पाऊँगा जैसे आपको समझ में आ रहा है। अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड आपको ये नोट्स चाहिए, आपको ये भी स्टडी फॉर सक्सेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको परचेस करने वहाँ से कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई और कोर्सेज पे जाना है, लाइक शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कोई लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जो कि अगर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको और सीखना है, एक्स्ट्रा स्किल ऐड करनी है, तो आप स्टडी फॉर सक्सेस की वेबसाइट पे जाके या ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से सीख सकते हैं। आपको एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट पे आप अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा, आपको प्रोफेशनल टीचर्स मिलेंगे। एंड 12th क्लास के अकाउंटेंसी के लिए और इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। एक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ जो अभी आपको पढ़ना होगा, जैसे टीचर लॉट होंगे, तो मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है। मेरे साथ क्लास लेनी है, आप स्टडी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, आ जाइए, ठीक है, कोर्स परचेज कीजिए, आ जाइए। सो विद दैट क्लास को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद रेशियो एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।